हमने देखा था डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो प्रिंसिपल हम बात कर रहे थे, घटती हुई अवसर लागतें, या फिर हम कह सकते हैं उसको बढ़ते हुए रिटर्न्स। इस केस में जब हम बना रहे थे डायग्राम, तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपको क्या मिले, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे कॉफी ली थी, वाई एक्सिस पे आपका राइस था। अब क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, इसलिए यहाँ पर जो आपके जो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसलिए जो आपका पीपीसी का कर्व का शेप होगा वो आपका किस तरीके का होगा, इस टाइप का, नेगेटिव स्लोप का। ठीक, तो आपका एक है मान लीजिए पीपीसी आई आई डैश, और एक पीपीसी है आपका बीबी डैश। तो जो कंट्री इंडिया है उसका पीपीसी हम आई आई डैश से दिखा रहे हैं, जो कंट्री ब्राजील है उसका पीपीसी हम बीबी डैश से दिखा रहे हैं। डायग्राम से क्लियर है आपको इंडिया का स्पेशलाइजेशन किसमें होगा? अगर आप सिर्फ डायग्राम देखो तो डायग्राम देखकर इंडिया का विशिष्टीकरण आप किसमें करेंगे, चावल में या फिर कॉफी में? राइस एंड कॉफी, देयर आर टू ऑप्शंस। इंडिया का स्पेशलाइजेशन राइस में होगा और ब्राजील का कॉफी में। बट अगर हम मेटोर की कंडीशन की बात करें, मतलब अगर हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पे व्यापार शुरू नहीं हुआ है, बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी की कंडीशन में, कह रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट है IC1, इन डिफरेंस कर IC1 पॉइंट ए, और ये आपका इसकी टेंजेंट। तो पॉइंट ए आपका ऐसा पॉइंट है जहां पर इंडिया प्रोड्यूस भी कर रही है और कंज्यूम भी कर रही है। तो आप यहाँ पर सपोज कर सकते हैं कि दो पॉइंट आपने लिए सी एंड डी, कि बिफोर ट्रेड या व्यापार शुरू होने से पहले भारत में क्या सिचुएशन है कि इंडिया में ओसी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है राइस का, ओडी अमाउंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है कॉफी का। ठीक, ब्राजील में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक कंडीशन ऐसी है IC2, और यहाँ आपका एक पॉइंट है पॉइंट ई। तो जब हम सिर्फ ब्राजील की बात कर रहे हैं के साथ नहीं हो रहा है जब व्यापार, उस केस में अगर हम देखें तो OF प्रोडक्शन वो कर रही है और कंजम्पशन कर रही है कॉफी का, और OG अमाउंट जो होगा वो क्या करेगी, राइस का प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रही है। ये दोनों देशों की अलग अलग सिचुएशन है जब दोनों कंट्रीज का आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो ये आपकी एटॉर की कंडीशन के लेबलिंग है। अब हमें पता है कि इंडिया राइस में स्पेशलाइजेशन करेगी और जो ब्राजील होगा वो अपना कॉफी में स्पेशलाइजेशन करेगा। तो क्योंकि ये केस आपका किस पे बेस्ड है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन या पार्शियल स्पेशलाइजेशन? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा या आंशिक? यहाँ पे आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का केस होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कंट्री की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम ब्राजील की बात करें, दोनों ही देशों में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, मतलब वो सिर्फ एक कमोडिटी को ही प्रोड्यूस करेगी। वो दोनों कमोडिटीज पे प्रोडक्शन को ना बढ़ा के सिर्फ एक कमोडिटी पे वो करेगी प्रोडक्शन। तो जब हम कह रहे हैं कि इंडिया राइस में स्पेशलाइजेशन को अचीव कर रही है, तो वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है? अगर वो सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर रही है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा? OI, ठीक, ये पॉइंट है। और ब्राजील के प्रोडक्शन का लेवल इसी तरीके से क्या हो जाएगा, OB डैश। और हमें पता है कि अगर हमें प्रोडक्शन का पॉइंट दिखाना है तो हमें क्या चाहिए अभी, और अभी आप कह सकते हो ये प्रोडक्शन का पॉइंट है, इसमें कुछ और लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी या कोई कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अभी, अगर प्रोडक्शन का पॉइंट दिखाना है तो? यहाँ से आप इन दोनों पॉइंट से एक आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसको कि आप TOT कह रहे हो, टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, इसको हम TOT बोल रहे हैं, आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा इसको।
तो आई बी डैश आपकी क्या हो गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। ये लाइन हमें मिली कहाँ से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन जब वो सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर रही है तो कितना है ओ आई, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, और ब्राजील का कितना है ओ बी डैश, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला। अब आप कह रहे हो कि आफ्टर ट्रेड अगर आप देखो तो आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन बहुत क्लियर है। ट्रेड होने के बाद इंडिया में क्या सीन है, ब्राजील में क्या सीन है। ये राइस है आपका एंड दिस इज कॉफी। ठीक, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया में प्रोडक्शन कितना हो रहा है राइस का, ओ आई। ठीक है, ब्राजील में 0। कॉफी की अगर बात करें तो इंडिया में 0 और ब्राजील में ओ बी डैश। अभी तक जो हमें समझ में आया प्रोडक्शन के केस में। अब हमें कंजम्पशन को शो करना है, क्योंकि आप ये देख रहे हो अगर कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी, उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर सप्लाई कितनी है और यहाँ पर डिमांड कितनी है। उसी के बेसिस पे आप बताओगे कि आयात होगा या निर्यात होगा। तो अभी तक हमें सिर्फ प्रोडक्शन का पॉइंट पता चला है, कंजम्पशन का पॉइंट हमें नहीं पता है। तो अगर हमें कंजम्पशन का पॉइंट निकालना है तो हमें कौन सा टूल यूज करना होगा यहाँ पर। पिछले सारे डायग्राम्स में आप लोग बनाते हुए आए हो। कंजम्पशन के लिए क्या यूज करेंगे हम, दिस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, समुदाय अनधिमान वक्र। तो ये आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया, मान लीजिए आई सी 3, ये मान लीजिए आपका पॉइंट जेड है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए कि इंडिया में अगर हम राइस की बात करें, आप इंडिया की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो हम डायग्राम से क्लियर करते चलते हैं। इंडिया में राइस का प्रोडक्शन कितना है ओ आई, क्योंकि मैक्सिमम ये ओ आई प्रोड्यूस कर रही है। कंजम्पशन को अगर हम देखें तो इंडिया में कंजम्पशन कितना है राइस का आफ्टर ट्रेड, लेबलिंग देख के बताइए। इंडिया में राइस का कंजम्पशन ओके, क्योंकि कंजम्पशन हम कहाँ से निकालेंगे, जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन को टच करेगी, तो वो पॉइंट आपका ये पॉइंट है जहां पर टच कर रही है। तो इस पॉइंट पे आपकी लेबलिंग क्या है, ओके। अब प्रोडक्शन आप देखिए, प्रोडक्शन इतना है और कंजम्पशन इतना है। ठीक, मतलब सप्लाई ज्यादा है, पूर्ति ज्यादा हो रही है, और डोमेस्टिक डिमांड आपकी बहुत कम है, ओके ही है। तो जो आपका बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है। तो ये जो हम कह रहे हैं के आई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सरप्लस में, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिखा रही हूँ मैं। तो के आई क्या होगा, ये आपकी कंट्री में एक्सेस में पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। ऐसी ब्राजील में राइस कितना है, 0। लेकिन अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो अपने डायग्राम में देखिए कंजम्पशन का कुछ पॉइंट है ब्राजील में। कंजम्पशन आपका ओके के बराबर है, क्योंकि ये आपका पॉइंट है ब्राजील के लिए भी, और ये आपका राइस है। तो ब्राजील में कितना है प्रोडक्शन, सॉरी कंजम्पशन, ओके। ऐसे ही आप जब कॉफी पे आओगे, इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन 0, लेकिन आप जब कंजम्पशन की बात करोगे यहाँ पे कंजम्पशन का पॉइंट कितना है, ओ एल।
ये अपनी कंट्री में तो प्रोड्यूस कर नहीं रही है, क्योंकि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में तो प्रोड्यूस नहीं कर रही, कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से मांग रही है, कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट कर रही है। अगर बात ब्राजील में कितना है कॉफी का प्रोडक्शन, ओवी डैश, और कॉफी का कंजम्पशन कितना है, ओ एल। तो ये जो बी डैश एल है, बी एल डैश आप क्या कह रहे हो चाहिए? ये एल पॉइंट कैसे होगा, शोभा देखिए ध्यान से। ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्राजीलियन कह रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट करेगा। डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? ये जो आप बात कह रहे हो शोभा कि इसका ये होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उतना ही इम्पोर्ट कर रहा है, ये बात आपकी ठीक है। जब आप स्केल से डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे मेरी पेंसिल बार बार स्लिप हो जा रही है, तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस आपकी ऑलमोस्ट बराबर आनी चाहिए। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो डिस्टेंस आ रही है, वैसे बनाइएगा कि ऑलमोस्ट बराबर आए। यहाँ पे मैं स्केल से नहीं कर सकती स्केलिंग, इसलिए वो डिस्टेंस बराबर नहीं आ रही है। अदरवाइज जो आपका ये सारे पॉइंट्स है, ये आपके सारे पॉइंट आप क्लियर होने चाहिए कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा। तो आपको ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से शुरू करना है, दो कंट्रीज का एक साथ दिखाना है। बुक में देखिएगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या फिर ज्यादा आपको समझाने के लिए दो अलग डायग्राम्स भी एक्सप्लेन किए हैं। एक में आपका एक कंट्री का पीपीसी दिया और दूसरी में आपका दूसरी कंट्री का पीपीसी इस तरीके से दिया हुआ है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इस डायग्राम में क्या किए, इन दोनों डायग्राम्स को मैंने एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है इस तरीके से डायग्राम बना के। तो अगर दो अलग डायग्राम दिए होंगे डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, तो वो इन दोनों एक डायग्राम को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर एक्सप्लेन कर लो, चाहे आप दो अलग अलग डायग्राम से एक्सप्लेन करो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपका डायग्राम में नीटनेस होनी चाहिए, ठीक। और अगर हैबर्डर आपसे कभी भी पूछा जाता है, एक केस पूछना मुश्किल है, आपसे तीनों केसेस एक साथ पूछे जाते हैं, एक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो अगर तीनों एक साथ पूछे तो डायग्राम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से भी हम जो है अवॉइड करते हैं, एक ही डायग्राम में दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ एक केस पूछा है तो आप आराम से दो भी बना सकते हो, और तीनों एक साथ पूछ लिए तो फिर आप एक में ही बनाने की कोशिश करिएगा। एक डायग्राम में ही आप पूरा बना दोगे, अगर दोनों वो बना दोगे केसेस दोनों कंट्री के, तो डायग्राम आपको थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगने लगता है। बाकी लेकिन जरूरी है कि आपको क्लैरिटी रखनी इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में। अब क्लियर है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायग्राम? अभी तक कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? ये आपकी हैबर्डर की थ्योरी थी, और यहाँ तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। बट फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है तो एडम स्मिथ और रिकार्डो से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, आपका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन मिल की थ्योरी से। ठीक है, जेएस मिल की जो आपने थ्योरी पढ़ी थी, रेसिप्रोकल डिमांड की, पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत पढ़ा था, जेएस मिल और मार्शल एजवर्थ बॉक्स वाला, वो आपका लॉन्ग का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है।
और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका एडम स्मिथ और रिकार्डो के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एडम स्मिथ और रिकार्डो में लॉन्ग जैसा नहीं है, ज्यादा थ्योरी बहुत छोटी है, इस वजह से वो आपके लॉन्ग में नहीं आता है। बट वाइवा के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हैबरलर से भी और इससे भी, एडम स्मिथ वगैरह से। तो वाइवा के पर्सपेक्टिव से हैबरलर को जरूर पढ़ के जाइएगा अगर वाइवा होता है तो। भले ही आपके कर्टल सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमए के एंट्रेंस में भी हैबरलर से क्वेश्चंस आते हैं। आपको शोभा कौन से पॉइंट पर डाउट हो रहा है? इंडिया में सरप्लस का अमाउंट है ऑब्वियसली राइस का, इसी वजह से तो वो उसको यूज नहीं कर रही है ना। उतनी डिमांड नहीं है इंडिया में, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन को वो अपने पास नहीं रखेगी। और हम दो ही इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, इस वजह से हम कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, दूसरी कंट्री के पास, वो उसको एक्सपोर्ट कर देगी। अपने कंट्री में रखने से अच्छा है कि वो उसको एक्सपोर्ट करके अर्निंग कर ले, इस वजह से वो उसको एक्सपोर्ट करेगी। जी मयंक, वाइवा भी होता है। आप लोगों का 5 पेपर्स हैं, 4 आपके रिटन पेपर हैं और एक आपका वाइवा, 25 नंबर का वाइवा होता है, जिसमें पास होना इम्पोर्टेंट होता है। जेएस मिल की थ्योरी में कह रही हूँ, और दूसरी थ्योरी मैंने हैबरलर की कही थी, बट वो अभी कर्टल सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोगों के उसमें नहीं आएगी रिटन एग्जाम में, बट वाइवा में पूछी जा सकती है। वाइवा मयंक यहाँ पे नहीं होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके देना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपका वाइवा लेंगे। शोभा, कंजम्पशन इसलिए मैं कह रही हूँ ओके होगा, क्योंकि आप जब ब्राजील के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप वाई एक्सिस के साथ डील करोगे ब्राजील के, ठीक। और ब्राजील का जो वो है आपका पीपीसी, वो आपका ये वाला पॉइंट है, इस वाले आपको उसमें मिलना चाहिए। ये जो आपका पीपीसी था यहाँ पे, अगर आप ओ आई को लोगे, ओ आई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिया के पीपीसी को शो कर रहा है। ब्राजील का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र आपका बीबी डैश है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये पॉइंट लोगे, बीबी डैश पॉइंट पे आपको ये कंजम्पशन का पॉइंट ढूंढना है, इसलिए आप ओके ले रहे हो, ओ आई आप नहीं लोगे। देखिए, हर पेपर का अलग वाइवा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि आपका जो रिटन एग्जाम हुआ होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, खुद ही आपसे पूछ लेता है कि आपके 4 पेपर्स में से कौन सा पेपर सबसे अच्छा आपका तैयार है। तो अगर एग्जामिनर ने आपको इतना वो दे रखा है कि चारों पेपर में से आप खुद ही आपको एक पेपर बता दीजिए, तो आप अपने 4 में से जो भी आपको सबसे स्ट्रांग लगता है पेपर, वो आप उसको आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पे आपसे वहीं से पूछे जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो आपसे खुद ही आपकी चॉइस पूछ ले रहा है या फिर अपने हिसाब से पूछ रहा है। तो वो आपका बीए 1 से लेकर 3rd ईयर तक का कुछ भी पूछ सकता है, बट मैक्सिमम टीचर्स सिर्फ 3rd ईयर का ही पूछते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप जब तक आपका वाइवा होगा, एग्जाम के रिटन एग्जाम के 10 दिन बाद के अराउंड होता है, 1 हफ्ता 10 दिन बाद, तो तब तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कौन से पेपर में बेटर आंसर कर सकते हो। और जो आपका पॉलिसी का पेपर है, जब तक आप पॉलिसी में बहुत श्योर नहीं हो तब तक उस पेपर का नाम मत लेना, क्योंकि पॉलिसी का आप जैसे ही नाम लेते हो तो एक एक्सपेक्टेड हो जाता है कि आपको पॉलिसी कभी की भी पूछी जा सकती है, चाहे वो आपसे 1950s की पूछ ले, 1950s की, चाहे आपसे इंडिपेंडेंस से पहले की पॉलिसी पूछ लें या 1990s की पॉलिसी पूछ लें, या फिर करंट की आपसे पॉलिसी पूछ ले, तो पॉलिसी का कोई एंड नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब तक आपकी बहुत ज्यादा कमांड नहीं है उस पेपर में, आप उसका नाम मत लीजिएगा। फर्स्ट पेपर भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम्स एकदम रटे होने चाहिए उस केस में, क्योंकि आपको ड्रॉ करने को दिया जा सकता है डायग्राम। सेकेंड पेपर में भी इंटरनेशनल के पेपर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें वाइवा के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इस वाले कर्व का शेप क्या होगा, या फिर ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, टेंजेंसी कहाँ पे होगी, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इंटरनेशनल में भी पूछे जाते हैं।
मैथ्स के पेपर में यूजुअली नहीं पूछते क्योंकि वो ऑप्शनल पेपर है, तो मैथ्स वाले से उतने क्वेश्चन नहीं आते मैथ्स और थॉट से। तो आपका जो मेन पॉइंट है 3 पेपर से ही आपसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा पेपर देना है या नहीं, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए, ये आप लास्ट मोमेंट तक भी डिसाइड कर सकते हो। जब क्वेश्चन पेपर बंटता था क्लास में, तब बच्चे बताते थे कितनों को मैथ्स लेनी है, कितनों को थॉट का पेपर लेना है। बट ये उन बच्चों की बात है जो थोड़े इनसिंसियर होते हैं। सिंसियर स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है। अभी आप लोगों की सिग्निफिकेंट क्लासेस चल चुकी है मैथ्स के पेपर की भी। थॉट का मुझे नहीं पता क्लास चली है या नहीं है, बट सिलेबस आप देख लो और थोड़ा अपना माइंड मेकअप करके रखो, और एट द मोस्ट आप दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग तक तो आप ये डिसाइड कर ही लो कि आपको कौन सा पेपर देना है। वाइवा के लिए ऑब्वियसली आप मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर मैथ्स में आपका कुछ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे या आपको तुरंत न्यूमेरिकल कौन सा करने के लिए देंगे, आपको नहीं पता। होगे वहां पे आप डिफेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, आप उस पेपर का नाम ले लीजिएगा। आगे बढ़े। वाइवा के लिए आपको पेपर सिलेक्ट नहीं करना होता है। वाइवा के लिए या तो आपको टीचर इतना वो दे देगा कि आप खुद ही बता दीजिए कौन से पेपर से पूछना है, या ऐसा भी हो सकता है कि टीचर अगर नहीं है बहुत कंफर्टेबल तो वो आपको पेपर की चॉइस नहीं देगा, वो अपने हिसाब से कहीं से भी पूछेगा। अब जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2। यूनिट 2 देखिए आपकी जो है वो बहुत छोटी सी यूनिट है, और इसमें जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये आपके इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो बेसिकली आपका टॉपिक एक ही है, उसके सब पॉइंट्स हैं इस पूरी यूनिट में। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ टीओटी। टर्म्स ऑफ ट्रेड के कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हमें देखना है। कंप्लीटली फैक्चुअल आपका चैप्टर है, जिसमें सिर्फ आपको दो दो लाइन में डेफिनेशन को बताते जाना होता है कि इसका मतलब क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है, जो आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें यूजुअली आपसे 2-3 टीओटी पूछ लेते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ ट्रेड को की डेफिनेशन बताइए और फॉर्मूला बताइए। तो ये आपका पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है सेकंड यूनिट में, वो है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऐसे कारक जो इन्फ्लुएंस करते हैं टीओटी को। तो इस पे भी हम आएंगे। ये है आपका टीओटी से ही रिलेटेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। और फिर आपका थर्ड पॉइंट है गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड टीओटी। ठीक है कि व्यापार से जो फायदा हो रहा है वो और टीओटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है और टीओटी क्या है, ये दोनों चीजें हर एक चीज आप फर्स्ट यूनिट से पढ़ते हुए आए हो, इसलिए यहाँ पे आपको इंटरकनेक्शन मिल रहा है। ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, टीओटी क्या होता है, इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेस क्या था। और बेस क्या था हमारा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जब भी आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, श्रम के विशिष्टीकरण और श्रम के विभाजन से, दैट इज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम वहां से स्टार्ट करके कंटेम्प्रेरी व्यू पे आएंगे, मॉडर्न व्यू पे आएंगे। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है इस यूनिट का, वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, की कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि क्या होता है भुगतान शेष का कंसेप्ट। बट ये जो आपका टॉपिक है बीओपी, ये टॉपिक मैं आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगी। थर्ड यूनिट में मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इसको, क्योंकि वहां पे इससे रिलेटेड थ्योरी है, तो वहां आपको फिर से बीओपी पढ़ना ही है। इसलिए अभी हम जब तीन सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो हम सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पे डील करेंगे, और जब थर्ड यूनिट में स्टार्ट करूंगी तब वहां पर बीओपी के स्टार्ट करने के साथ उसी कॉन्टिन्यूएशन में बीओपी की थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो अभी सेकेंड यूनिट में हमें बेसिकली इन 3 पॉइंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज टीओटी, या
ये जो है आपकी व्यापार की शर्त क्या होती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है और इसके टाइप्स कितने तरीके के होंगे। आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? ओके, जिनको वॉइस नहीं आ रही है प्लीज अपना लॉग आउट करके लॉग इन करिए। तो हम आते हैं इस पॉइंट पे कि व्हाट इज टीओटी। तो आप जब हम भी बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की या व्यापार की शर्त की, तो इसका मतलब क्या होता है? हम जब कहते हैं, अगर हम एकदम ले लैंग्वेज में समझे, लेमैन की लैंग्वेज में समझे, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वो रेट है जिसपे आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। मतलब जब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड बोल रहे हो इंटरनेशनल के पेपर में, तो देयर मस्ट बी टू कंट्रीज। व्यापार एटलीस्ट दो देश के बीच में होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर दो देश हैं तो टीओटी मतलब क्या है, हम उस रेट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, हम उस दर का पता लगाना चाह रहे हैं जिसमें एक देश अपने गुड को एक्सचेंज कर सके दूसरे देश के साथ। मतलब जहां पर विनिमय हो सके जिस दर पर दो वस्तुओं का, दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में, उस दर को हम व्यापार की दर कह रहे हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको क्या बता रहा है कि इट रेफर्स टू द रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। दो देश जिस रेट पर, दो कंट्रीज जिस रेट पर आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो रेट आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या होता है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर मतलब आपका क्या होता है कि आप जब उसको क्वांटिफाई करते हो, ठीक है, कि अगर आपने 5 रुपए दिए और 5 रुपए के बदले आपको 10 टॉफीज मिली, तो उस 5 रुपए की परचेजिंग पावर क्या है, 10 टॉफीज। तो जब भी हम क्रय शक्ति की बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो हम अमाउंट की बात करते हैं कि आपके पास अमाउंट कितना है। 5 रुपए आप पे कर रहे हो, ये आपकी मॉनेटरी वैल्यू है कि आपने 5 रुपए पे किए। 5 रुपए पे करके आपको 10 टॉफी मिली, तो इसकी 5 रुपए की परचेजिंग पावर क्या होगी, जो अमाउंट आपके हाथ में रिसीव हुआ है। तो ये 10 क्या है, आपका परचेजिंग पावर। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर होती है, ये जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ये एक्चुअली होता क्या है या फिर क्या मेजर कर रहा है, इट मेजर्स द परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट। मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या मापन करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि कंट्री की जो एक्सपोर्ट है उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, क्रय शक्ति क्या होगी इंपोर्ट के सेंस में। मतलब कंट्री अपना सर्टेन अमाउंट, क्योंकि परचेजिंग पावर मतलब हम अमाउंट से ले रहे हैं, तो कंट्री अपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है उस अमाउंट के बदले कितना अमाउंट इंपोर्ट करेगी। तो हम जब एक्सचेंज की भी यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि हम टर्म्स ऑफ ट्रेड में एक्सचेंज की बात करते हैं, तो एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज होगा। तो दो कमोडिटीज का जब एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं एक्सचेंज का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो टीओटी क्या मेजर कर रहा है, इट मेजर्स द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कि हम देख रहे हैं कि जो व्यापार की शर्त है, ये एक्चुअली आयात और निर्यात की क्रय शक्ति के उसमें टर्म्स में हम इसका मापन कर सकते हैं। क्लियर है अभी तक? टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका डिटरमाइन करता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। गेन्स फ्रॉम ट्रेड कि किस कंट्री को कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी अब आपके कर्टल सिलेबस में कुछ थ्योरीज नहीं है, बट आपकी अगर आपने सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस सेंगर की थ्योरी पढ़ी होगी, मृडाल की थ्योरी पढ़ी होगी, इन सारी थ्योरीज में हम क्या देखते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसा एक बहुत डिबेट चलता आया है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा ऐसा होता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अनफेवरेबल है और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फेवरेबल है। कि अगर एक कंट्री अपने जैसे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर रही, किसी ज्यादा डेवलप्ड नेशन के साथ ट्रेड कर रही है, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा डेवलप्ड नेशन के फेवर में होगी और अंडर डेवलप्ड कंट्री के फेवर में नहीं होगी। तो इस चीज को लेकर डिबेट है। तो यहाँ पे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड ही है जो डिटरमाइन कर रही है, व्यापार की शर्त ही है जो डिटरमाइन कर रही है कि आपकी कंट्री को कितना फायदा होगा। अगर बहुत नुकसान है तो कोई भी कंट्री नेगोशिएट करने को रेडी नहीं होगी।
तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि इट विल डिटरमाइन द गेन फ्रॉम ट्रेड। ये निर्धारित करेगी कि कैसे गेन होगा, और गेन होगा या नहीं होगा इसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट, कि भुगतान शेष की जो आपकी बन रही है, जो पूरा आपकी शीट बन रही है कंट्री की, उसका स्टेटस क्या है। तो इसलिए हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड फर्दर फिर इकोनॉमी की सिचुएशन को डिटरमाइन करता है। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो अगर आप ब्रॉड इसका एक क्लासिफिकेशन देखो तो हम इसको 3 तरीकों में डिवाइड करते हैं। 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है पहले आपके। पहला पॉइंट है आपका रेशियो ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी। ठीक, अंतरराष्ट्रीय विनिमय का जो आपका रेशियो है किसके बिटवीन में, जो दो कमोडिटीज के बीच में ट्रेड हो रहा है उनके बीच में। सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जब उत्पादकता में अंतर आता है उसके बेसिस पे अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं तो वो आपका सेकेंड बेसिस होता है। एंड थर्ड बेसिस होता है यूटिलिटी बेसिस। मतलब हम कह रहे हैं उपयोगिता के आधार पर तीसरा आपका कैटेगराइजेशन है। ये 3 आपके ब्रॉड कैटेगराइजेशन है और इसके अंदर आपके फिर फर्दर कैटेगराइजेशन आते हैं। तो जो हमें पहला पढ़ना है टर्म्स ऑफ ट्रेड वो है आपका कौन सा? फर्स्ट है आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सेकेंड है आपका नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। थर्ड है आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आपका सिंगल फैक्टोरियल। अभी हम आ रहे हैं सारे सबकी डेफिनेशन पे भी हम आ रहे हैं, बस पहले नोट कर लीजिए। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये 7 टाइप्स के टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। ग्रॉस, नेट, इनकम, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगी फिर। बेसिकली आपके ये 7 टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं। और जो इससे पहले मैंने आपको कैटेगराइजेशन दिखाया था कि हम 3 पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, कमोडिटी बेसिस, प्रोडक्टिविटी बेसिस एंड यूटिलिटी बेसिस। ठीक, मतलब आप वस्तु के आधार पर एक डिटरमाइन करते हो व्यापार की शर्त, एक उत्पादकता के आधार पर और एक उपयोगिता के आधार पर। इस स्लाइड की आप लोग बात कर रहे हो या फिर इस स्लाइड की बात कर रहे थे? पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका रेशियो ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज। इसी स्लाइड को मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ।
कि मैंने यहाँ पे भी बोला था 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपके क्या है। ए पहला है आपका कमोडिटीज के बेसिस पे, दूसरा है प्रोडक्टिविटी और तीसरा है यूटिलिटी के बेसिस पे। तो ये जो मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 हैं, ये 3 आपके आते हैं कमोडिटी बेसिस पे। जो आपने पहला पॉइंट जो पहली स्लाइड में लिखा था मैंने, पहला क्लासिफिकेशन ब्रॉड क्लासिफिकेशन वस्तु पर आधारित है, तो ये 3 आपके कमोडिटी बेसिस के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, कौन सा बेसिस? प्रोडक्टिविटी बेसिस। प्रोडक्टिविटी बेसिस पे आपके ये दोनों रहेंगे, ठीक, सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। तो प्रोडक्टिविटी बेसिस के जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसके अंदर 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड आते हैं, सिंगल एंड डबल फैक्टोरियल। फिर जो आपका लास्ट है यूटिलिटी बेसिस के अंदर आपके अगेन 2 आएंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, तो हमने जो इससे पहले की स्लाइड में ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिया था वो इस तरीके से आपके इन 3 क्लासिफिकेशन के अंदर फर्दर आपके 7 क्लासिफिकेशन आएंगे। कोई डाउट अभी तक? तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ग्रॉस बार्टर सिस्टम से। इसमें आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है, किसने दिया था और आज उसका फॉर्मूला क्या है। तो जो आपका पहला है ग्रॉस एंड नेट, जो स्टार्टिंग के 2 हैं आपके, ग्रॉस एंड नेट बार्टर सिस्टम, सॉरी टर्म्स ऑफ ट्रेड की जब बात कर रहे हैं, तो इसको जिसने दिया था उनका नाम था इकोनॉमिस्ट का टॉजिक। इसको लिखते जाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछते हैं, वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। टॉजिक ने 1927 में 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करी, 2 तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्योंकि हम ग्रॉस एंड नेट बोल रहे हैं। सकल और शुद्ध व्यापार की शर्त टॉजिक ने 1927 में दी थी। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम ग्रॉस का देख लेते हैं। ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये रेशियो दिखाता है इंपोर्ट की क्वांटिटी का एक्सपोर्ट की क्वांटिटी के साथ। मतलब जब आप सकल की बात कर रहे हैं, सकल व्यापार की शर्त, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम क्यू अपॉन एक्स क्यू इंटू 100। एम क्यू आपका क्या दिखा रहे हैं, इसको हम जी से डिफाइन करते हैं ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो जी आपका क्या दिखा रहा है, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। एम क्यू क्या दिखा रहा है आपका, इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स, क्योंकि एम शो करेगा इंपोर्ट को, क्यू दिखा रहा है क्वांटिटी को, जो हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्यू यूज किया है ये क्वांटिटी के लिए है। तो एक्चुअली आपका एम क्यू दिखा क्या रहा है, इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स, आयात की मात्रा का सूचक कि आप कितना आयात कर रहे हैं। सिमिलरली एक्स क्यू क्या दिखाएगा, एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स, कि कितनी क्वांटिटी क्या हो रही है कंट्री के थ्रू एक्सपोर्ट हो रही है। तो जब हम ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं कि ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे निकाल रहे हैं, तो जितना कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसको डिवाइड करेंगे जितना कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, आयात और निर्यात के जो रेशियो होगा उसके थ्रू हम निकाल रहे हैं ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। जबकि ये अलग कैसे है नेट से, जब हम नेट की बात करेंगे, इसको हम एन से शो करते हैं नेट, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला है एक्सपी अपॉन एमपी इंटू 100। मतलब हम क्या कह रहे हैं, नेट निकालते समय जब आप शुद्ध व्यापार की शर्त निकाल रहे हैं तो रेशियो आप किसका ले रहे हो, प्राइस का, जबकि ग्रॉस में आप रेशियो किसका ले रहे थे, क्वांटिटी का। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपी शो कर रहा है प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटी, एमपी शो कर रहा है प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी। तो मतलब जब आप नेट बार्टर सिस्टम की बात करो, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करोगे, तो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम क्या दिखाएंगे, एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी का जो प्राइस है वो, उसका रेशियो इंपोर्ट वाली प्राइस की रेशियो के साथ। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये क्वांटिटी की बात करता है ग्रॉस, और नेट किसकी बात करेगा, प्राइस की बात करेगा। ध्यान रखिएगा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट ऊपर है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऊपर है। ठीक, तो दोनों ही कंसेप्ट टॉजिक ने 1927 में दिए थे। एक में हम
मात्रा के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि कितनी मात्रा का रेशियो क्या होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, और एक में हम कमोडिटी के प्राइस के रेशियो की बात करते हैं कि कितनी का रेशियो होगा। तो उसके थ्रू हम नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन करेंगे जब आप एक्सपोर्ट के प्राइस और इंपोर्ट के प्राइस का रेशियो लोगे, और आप ग्रॉस कैसे डिटरमाइन करोगे जब आप इंपोर्ट की क्वांटिटी का रेशियो लोगे एक्सपोर्ट की क्वांटिटी के साथ। नेक्स्ट आपका जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड, दैट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या दिखाता है, क्या मेजर करता है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था डॉरेंस ने, डॉरेंस ने 1948-49 में इस कंसेप्ट को दिया। डॉरेंस इकोनॉमिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कस किया इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इनका ये मानना था कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की जरूरत क्या है, क्यों हम इसका, ये क्या मेजर कर रहा है, ये दिखाता है कि अगर एक्सपोर्ट की, अभी मैं आ रही हूँ फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की। अगर एक्सपोर्ट के प्राइसेस में अंतर आता है, तो जैसे ही एक्सपोर्ट का प्राइसेस चेंज होंगे, एक्सपोर्ट की कीमतें चेंज होंगी, तो एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में भी अंतर आएगा। जितना एक्सपोर्ट आप पहले कर रहे थे उतना ही एक्सपोर्ट एज इट इज नहीं रहेगा। दूसरी कंट्री जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें डिमांड चेंज हो सकती है प्राइस के चेंज होने पर। तो ये आपका क्या मेजर करता है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। आय व्यापार की शर्त आपका क्या दिखाएगा, ये मेजर करेगा एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में चेंजेस को। किस वजह से? क्योंकि एक्सपोर्ट का प्राइस में अंतर आया है। तो इट मेजर्स द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? आई मतलब आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, दैट इज एन इनटू एक्स क्यू। आई आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखा रहा है, आई की व्यापार की शर्त। एक्स क्यू आपका दिखा रहा है कंट्री में कितनी मात्रा निर्यात हो रही है, एक्सपोर्टेड कमोडिटी अमाउंट, कि आप कितना अमाउंट कंट्री से, क्यू मतलब क्वांटिटी, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को हम एक्स क्यू से दिखा रहे हैं। आई आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, एन आपका क्या है, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब भी आपने देखा था टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो एन का फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स पी अपॉन एम पी। ठीक, एक्सपोर्टेड कमोडिटी का प्राइस अपॉन एमपी हम ले रहे थे, इंटू 100 इंटू एक्स क्यू। तो मतलब आई का फॉर्मूला आपका क्या लिखा होता है, एक्स पी इंटू एक्स क्यू अपॉन एम पी। यह आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होगा। ग्रॉस नेट जो आप लोग कह रहे थे रिपीट करने के लिए, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम आयात की मात्रा का रेशियो लेते हैं निर्यात की मात्रा के साथ। तो मतलब आप कह रहे हो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट का रेशियो आप ले रहे हो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, जबकि नेट में आप क्या कर रहे हैं, पी ले रहे हो। पी मतलब प्राइस, निर्यात वाली वस्तु की कीमत का रेशियो ले रहे हो आयात वाली वस्तु की कीमत के साथ। तो एक्सपी और एमपी का रेशियो आपका नेट कहलाता है, जबकि क्वांटिटी के सेंस में जब आप रेशियो लोगे तो वो आपका ग्रॉस कहलाता है। इनकम में क्या अंतर आ रहा है आपका, कि कमोडिटी का जो प्राइस है, एक्सपोर्टेड कमोडिटी का जो प्राइस है, उसमें अंतर आने के कारण, उसमें चेंजेस आने के कारण एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में क्या अंतर आ रहा है, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी में क्या अंतर आ रहा है, उसको हम मेजर करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ। तो उसके थ्रू हम निकालेंगे, डॉरेंस ने फॉर्मूला दिया 1948 में, आई का एक्स पी इंटू एक्स क्यू अपॉन एम पी इंटू 100। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल। ये जिस इकोनॉमिस्ट ने दिया था उनका नाम है जैकब वाइनर। जैकब वाइनर ने दोनों टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करी, सिंगल फैक्टोरियल भी एंड डबल फैक्टोरियल भी। दोनों में डिफरेंस क्या है सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल में? ये क्या करता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को करेक्ट करता है, एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को करेक्ट करता है। कैसे करेक्ट कर रहा है, कि अगर हम ये मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट, जो हम जिस कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, दूसरी कंट्री पे भेज रहे हैं, उस कमोडिटी की प्रोडक्टिविटी में अगर चेंज आ गया,
ठीक, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, और उत्पादकता में आप चेंज कैसे लाओगे, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करके। और आपको किसी भी चीज की क्वालिटी एनहांस करनी है या क्वालिटी में अंतर लाना है, तो आप उसके इनपुट पे काम करोगे। ठीक है, मतलब इनपुट क्या लग रहे हैं यहाँ पर, लेबर और कैपिटल। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कमोडिटी आप निर्यात कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस कमोडिटी की प्रोडक्टिविटी में अगर अंतर आया, तो उस अंतर को आप किससे मेजर करते हो, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड से। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो नेट बार्टर, क्योंकि सबका बेस आपका नेट ही आपको मिलेगा, तो जो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको करेक्ट करता है कैसे, जब आपकी प्रोडक्टिविटी में अंतर आता है एक्सपोर्ट वाली कमोडिटीज में। ठीक है, तो आप जैसे कहते हो कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड करेक्ट कर रहे हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को, क्योंकि एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में अंतर आ रहा है। ठीक, बट यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि एक्सपोर्ट की वॉल्यूम में ही अंतर आ रहा है, बट कैसे अंतर आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी में अंतर आ रहा है, इस वजह से आप इसको सिंगल फैक्टोरियल कह रहे हो। यही चीज डबल फैक्टोरियल कब हो जाएगी, जब आप देखोगे एक्सपोर्ट की कमोडिटी में भी, एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंस आ रहा है और इम्पोर्ट की प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंस आ रहा है। तो अगर सिर्फ आप सिंगल फैक्टोरियल की बात कर रहे हो, तो ये अगर आप सिंगल फैक्टोरियल की बात करोगे, तो सिंगल फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट की बात होगी, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी की बात करोगे। बट अगर आप डबल फैक्टोरियल की बात करोगे, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी की भी बात होगी। मतलब डोमेस्टिक कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं, एज वेल एज जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट में भी चेंज आ रहे हैं। क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट होगा वो उस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होगा, आपके लिए वो इम्पोर्ट है, बट वो दूसरी कंट्री के लिए